हाँ भाई, शीबा एंड मिर्जा साहब, लास्ट क्लास का बताइए कहाँ तक हमने करा था लेक्चर स्टार्ट में। सर पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसके बाद वहाँ से निकाला था। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये कि we were doing the relation of electric field and potential। यस सर, नो डायरेक्शन ओवर। ठीक है। अच्छा, आप दोनों को मेरी आवाज क्लियर जा रही है? नो सर, वो ब्रेक ब्रेक हो हो रही रही है? है। मुझसे ब्रेक हो रही है। देखिए, आप शायद आवाज आएगी क्लियर। तो खैर, लास्ट टाइम हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सर अभी भी आवाज नहीं आ रही क्लियर से। ब्रेक हो रही है। रुको, अब सर आप देखिए, अब आ रही है आपको क्लियर आवाज? नो सर, जी, नो सर, अभी भी नहीं आ रही है? नो। एक काम करते हैं, रिकनेक्ट करके देखते हैं सर, एक और ऑप्शन देखते हैं, रिकनेक्ट ठीक है, करिए। ठीक है। अब तो सर आवाज आ रही होगी। यस सर। बच्चों, यस सर। यस सर, आ रही है। बच्चों, यस सर, आ रही है आवाज। जी आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है सर। आ रही है? तो तुम लोगों की इतनी दूर क्यों चली गई? खैर चलो, देखो, यस सर। जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उस पे पहले एक जो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। एक उस पे क्वेश्चन करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, पोजीशन वेक्टर अगर आपको याद हो, पोजीशन वेक्टर खेल समझ लीजिए थोड़ा सा। पोजीशन वेक्टर अगर आपको याद हो तो पोजीशन वेक्टर वाज रिटन एज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप। ये पोजीशन वेक्टर हम लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर का बेसिक मतलब ही होता है पोजीशन बताने वाला वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जब आप लिखेंगे किसी का भी, तो आप ऐसे लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप, where x will be the magnitude along x axis, y is the magnitude along y axis and z is the magnitude along z axis। अच्छा सर, अगर इसी को मैं dr लिखूं, इसी को अगर मुझे dr लिखना हो, dr,
तो सर dr अगर इसको करूंगा तो सबको d लगा दूंगा, dxi कैप, dyj कैप, dzk कैप, मतलब infinitesimally a small value of position vector will be equal to infinitesimally a small value of x axis, infinitesimally a small value of y axis and infinitesimally a small value of z axis. ये तो करूंगा सर, ठीक है। अब सर अच्छा, अगर मान लीजिए सर इसमें अगर मान लीजिए कि if z is equal to 0, if z is equal to 0, तो सर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि dr will be simply written as dxi cap plus of dyj cap। सर समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, dxi cap plus of dyj cap। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि if z is equal to 0 and y is also equal to 0, तो उस केस में dr को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, dxi cap। तो ये इस तरह से हम dr को लिख सकते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। dr बेसिकली dr कैसे का मतलब क्या होगा, dr का बेसिक मतलब होगा dxi cap plus dyj cap plus of dzk cap। एक्चुअली में r क्या चीज है, तो r इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर, तो r इज द पोजीशन वेक्टर, तो इसको हम इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपको बोला जाए क्वेश्चन में कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू मान लीजिए पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू 20 वोल्ट, आपको पोटेंशियल एट बी बताना है कि कितना होगा, ठीक है। बी का पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू व्हाट, इस पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है लेट दैट बी इक्वल टू 2 नहीं लेकिन ज्यादा हो जाएगा, लेट दैट बी इक्वल टू 1,1 एंड इसका जो कोऑर्डिनेट है लेट दैट बी इक्वल टू 2,3। और आपको इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज मान लो कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 2x² i कैप प्लस ऑफ y j कैप। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 2x² प्लस 2x² i कैप प्लस ऑफ y² j कैप। ये इस फॉर्म में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। आपको ये बताना है सर, आपको ये बताना है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। विल यू ट्राई टू सॉल्व, सर क्या आप लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने की? यस सर आप लोग हाँ ना बोल सकते हैं, कोशिश करेंगे आप लोग? यस सर। ठीक है, कीजिए प्लीज। Yes, sir. चलिए सर देखिए, आप लोग शायद कोशिश कर रहे होंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। सर पहली बात तो ये कि यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल लिखेंगे तो आप याद करें कि पोटेंशियल के लिए मैंने आपसे बोला था E डॉट dr। मैंने आपसे बोला था, अगर आपको याद हो, कि पोटेंशियल इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड अनदर वन इज द पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पर एक्चुअली में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट। तो dv इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सर 2x² i कैप
this dv will be written as 2x square I cap plus of y j cap. इसका जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यू विल टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस विथ dx I cap प्लस ऑफ dy j cap. इसका आप डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे, ठीक है, dx I cap प्लस ऑफ dy j cap. तो इस पोटेंशियल को आप क्या लिख सकते हैं सर? इस पोटेंशियल को आप देखिए 2x स्क्वायर dx I डॉट I विल बी इक्वल टू 1. ये क्लास 11th के पोर्शन में आपने पढ़ा होगा, ये क्लास 11th में भी पढ़ा होगा आपने डॉट प्रोडक्ट के केस में. क्लास 11th में बेसिकली आपने पढ़ा है कि I डॉट I इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्लस ऑफ y dy j डॉट j, तो j डॉट j विल बिकम इक्वल टू 1. तो ये एक रिलेशन बन गया आपको. और अब आपको पोटेंशियल निकालना है, तो सॉरी, आपको पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालना है, तो इसके लिए आप इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर dx प्लस ऑफ y dy, दोनों का इंटीग्रेशन करिए, ठीक है. इस केस में आपको याद होगा कि मैंने आपसे बोला था कि अगर आप इनिशियल माइनस ऑफ फाइनल लिखेंगे, ये पोटेंशियल का इंटीग्रेशन, अगर आप v इनिशियल माइनस v फाइनल लिखेंगे तो आप राइट साइड पे प्लस साइन लेंगे, और अगर v फाइनल माइनस v इनिशियल लिखेंगे तो राइट साइड पे आप माइनस साइन लेंगे. बिकॉज मैंने राइट साइड पे प्लस साइन दिखाया हुआ है, इसका मतलब है कि मैं क्या ले रहा हूँ, v इनिशियल माइनस ऑफ v फाइनल ले रहा हूँ. और यहाँ पर आप इंटीग्रेट करिए 2x स्क्वायर dx. इसकी लिमिट क्या होगी x की? तो x की लिमिट देखिए, x यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट क्या होगी? तो 2x स्क्वायर ये 1 से 2 तक होगी इसकी लिमिट. और y की अगर लिमिट आप देखेंगे तो 1 से 3 तक होगी. देखिए दूसरा वाला जो होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है, तो y की लिमिट 1 से 3 तक है, तो 2 बाहर रह गया. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है सर x क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक? 1 से 2 तक, प्लस ऑफ इसका इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक? 1 से 3 तक. v इनिशियल की वैल्यू कितनी है? 20. हमें क्या चाहिए? v फाइनल चाहिए. ये हो गया 2/3, ये 2 का क्यूब माइनस ऑफ 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है. इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं? 20 माइनस ऑफ vf इज इक्वल टू 2/3. ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस ऑफ 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 7, प्लस ऑफ 3 का क्यूब मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ऑफ 1/2. ये सॉल्व करके जो भी आ जाए आपका वो फाइनली v फाइनल की वैल्यू होगी, ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. प्लीज देख लीजिए, v फाइनल की वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे. हो गया भाई? Yes, sir. देखिए इफ इट्स डन प्लीज लेट मी नो. सर ओके, इफ इट्स नोटेड. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये तो हो गया सर, ये हमारे रिलेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का ये रिलेशन है. अगर आपको पोटेंशियल गिवन और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यू डू द डिफरेंशिएशन. अगर उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आप करते हैं, और जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन और पोटेंशियल निकालना हो तो फिर उस केस में आप इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, और इस तरह से आप करते हैं. खैर, तो आगे बढ़ते हैं सर. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. इसमें कुछ और चीजें देख लीजिए कि जैसे आपको पोटेंशियल डिफरेंट अरेंजमेंट्स का पूछा जाए तो डिफरेंट अरेंजमेंट के पोटेंशियल आपको पता होने चाहिए. जैसे अगर मान लीजिए कि पोटेंशियल एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द रिंग, ठीक है, अगर ये कोई रिंग है और इस रिंग का ये एक्सियल पॉइंट है, इस रिंग का ये एक्सियल पॉइंट है, इस रिंग का ये एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट ऑफ द रिंग. तो इस रिंग के एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है सर? अगर मान लीजिए कि इस रिंग पे जो टोटल चार्ज है, लेट दैट चार्ज बी इक्वल टू क्यू, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो x है, और रेडियस ऑफ द रिंग इज r, इट्स अ रिंग, ठीक है. इसके एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? तो पोटेंशियल की वैल्यू इसके एक्सियल पॉइंट पे क्या होगी? तो पोटेंशियल की वैल्यू इसके एक्सियल पॉइंट पे होगी कि q. देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तो सॉल्व करने का तरीका यही होगा कि आप एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट का पोटेंशियल लिखेंगे, और फिर उस पोटेंशियल को आप क्या करेंगे? तो उस पोटेंशियल को आप इंटीग्रेट करेंगे फॉर द होल ऑफ द रिंग, तो आपको नेट पोटेंशियल की वैल्यू पता चलेगी. तो जब आप ये सब तामझाम करेंगे ना, जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे, ये सब जब सारा कुछ करेंगे तो आपको जो पोटेंशियल मिलेगा, दैट पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू कितना? तो के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर.
ये आपको पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। जब आप ये पूरा तामझाम कर लेंगे तो आपको जो पोटेंशियल मिलेगा एट द एक्सियल पॉइंट, जो आपको पोटेंशियल मिलेगा, दैट पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है। अच्छा सर, ये पोटेंशियल में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक बात समझिए, अगर आप इसमें x की वैल्यू को जीरो कर दें, इफ x इज इक्वल टू जीरो, अगर आप x की वैल्यू जीरो कर दें तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इफ x बिकम्स इक्वल टू जीरो? तो पोटेंशियल की वैल्यू सिंपली हो जाएगी kq बाई r। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? देखिए, पोटेंशियल विल बिकम इक्वल टू kq डिवाइडेड बाय r, वेयर r इज द रेडियस। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि अगर x की वैल्यू जीरो हो गई, x की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो इसका मतलब है कि हम किस पॉइंट पे हैं, कहां पर हैं एग्जैक्टली, व्हाट विल बी द लोकेशन अगर x जीरो हो जाए तो? सेंटर पे। जी, किसी को कोई आइडिया? x जीरो का मतलब हो गया कि हम सेंटर पे हैं सर। अगर आप x को जीरो कर दीजिए, x को जीरो कर दीजिएगा तो आप कहाँ चले गए? आप सेंटर पे चले गए ना। अब सोचिए, x क्या चीज है? इस सेंटर से डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज x। तो अगर आपने x को जीरो कर दिया तो इसका मतलब है कि यू हैव रीच्ड टू द सेंटर। तो अगर आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो आपकी जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो kq बाई r होगी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग। अब जैसे अगर मान लीजिए कि आपसे ऐसे बोला जाए कि सर, मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि सर आपको दो रिंग है, वी हैव टू रिंग्स, एक ये रिंग है और दूसरा इसके सामने एक रिंग है, को एक्सियल रिंग हमारे पास दो हैं, दीज आर टू को एक्सियल रिंग्स। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने रिंग रखे हुए हैं, क्लियर है? रिंग ऐसे रखे हुए हैं वाई जेड प्लेन में। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इस तरह से रखा हुआ है। इसका रेडियस मान लीजिए कि आर है, इस वाले का रेडियस मान लेते हैं कुछ भी है यार, इस वाले का रेडियस कुछ 2r है मान लेते हैं। इस पे चार्ज q है, इस पे चार्ज कुछ मान लीजिए कि q है, इस पे भी q मान लिया। ये O1 कह लेता हूं मैं, इसको O2 कह लेता हूं। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O1 एंड O2, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल एट O1 माइनस ऑफ पोटेंशियल एट O2 इज इक्वल टू व्हाट? और इन दोनों के बीच का जो ये सेपरेशन बोला गया आपसे, वो मान लीजिए कि आपसे बोला गया है 3r का स्क्वायर, 3r। ये दोनों के बीच का सेपरेशन है। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स व्हिच इज O1 एंड O2? O1 और O2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना। देखिए सर, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताने का मतलब है कि यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट O1 एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट O2। यही तो आपको चाहिए। O1 पे भी पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए और O2 पे भी पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। आपको दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। तो अगर O1 और O2 पे पोटेंशियल मिल जाएगा तो आपको नेट पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। अब O1 पे पोटेंशियल क्या होगा, तो इसमें समझने वाली बात है सर। O1 पे जो पोटेंशियल होगा वो दो कारणों से होगा। एक तो चार्ज Q का अपना पोटेंशियल होगा, मतलब इस रिंग का अपना पोटेंशियल जो सेंटर पे होगा। मान लो इस रिंग को मैं रिंग 1 कह रहा हूँ और इस रिंग को 2 कह रहा हूँ, तो एक तो इस रिंग का अपना पोटेंशियल है। दूसरी बात, इस O1 जो सेंटर है ना, मतलब ये जो O1 है, दिस इज द एक्सियल पॉइंट फॉर द सेकेंड रिंग। बोलो हाँ कि ना? देखो तो, एक तो O1 का अपने चार्ज के कारण पोटेंशियल है ही, साथ साथ O1 इज एक्सियल पॉइंट फॉर द रिंग O2। O1 जो है सेंटर, दैट विल बिहेव एज एक्सियल पॉइंट किसके लिए? फॉर रिंग O2। क्लियर? तो इसका मतलब है कि अगर आप पोटेंशियल एट O1 लिखेंगे तो आप दो कारणों से पोटेंशियल लिखेंगे। एक तो इसका अपना कॉज है kq बाय r, प्लस ऑफ पोटेंशियल आप लिखेंगे kq डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2r का स्क्वायर विच इज द रेडियस ऑफ दिस। तो 2r का स्क्वायर प्लस ऑफ यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो 3r का स्क्वायर। ये 2r का स्क्वायर प्लस ऑफ 3r का स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड? इसी तरह से पोटेंशियल O2 अगर आप लिखेंगे तो O2 पे देखें तो इसके अपने कारण से है, तो दैट विल बी रिटन एज kq डिवाइडेड बाय 2r प्लस ऑफ ये अगर आप ध्यान से देखें तो दिस O2 इज द एक्सियल पॉइंट फॉर O1। O2 किसके लिए एक्सियल पॉइंट है? तो अनडाउटेडली O2 इज एक्सियल पॉइंट फॉर O1। तो क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा k मल्टीप्लाइड बाय 2q डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय इसका रेडियस दैट इज r स्क्वायर प्लस ऑफ इसके लिए जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी? तो दैट विल बी इक्वल टू 3r का स्क्वायर। तो ये लिखा जाएगा। समझ आई बात? अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। मुझे तो ये सिखाना था। देखिए वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया तो बताइए।
नोट कर लिया सर आप लोगों ने? Yes, sir. चलिए सर, अगर ये नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पोटेंशियल की बात करेंगे। पोटेंशियल की बात करेंगे ड्यू टू हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। अब देखो सर, अगर हमें पोटेंशियल लिखना हो हॉलो स्फीयर का, तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुन लीजिए कि इफ यू वांट टू राइट द पोटेंशियल ड्यू टू द हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर के अलग अलग पोजीशंस होंगे जहां पर आप पोटेंशियल लिखेंगे। हॉलो स्फीयर का दूसरा नाम है स्फेरिकल शेल भी है। हॉलो स्फीयर का ही या स्फेरिकल शेल एक ही बात है, मतलब इसको हम कह सकते हैं हॉलो स्फीयर, और इसको दूसरा नाम दिया जा सकता है स्फेरिकल शेल। ठीक है, इस पे मान लीजिए कि आपके चार्जेस स्प्रेड है ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। जाहिर सी बात है, हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर के अंदर मटेरियल नहीं होता, तो जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे के सारे चार्ज कहाँ होंगे? ऑन द सरफेस। ठीक है, लेट अस से कि द रेडियस ऑफ दिस हॉलो स्फीयर इज आर। रेडियस ऑफ दिस हॉलो स्फीयर इज आर। तीन अलग अलग पॉइंट्स मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तीन अलग अलग पॉइंट्स, और किसी भी पॉइंट का जो जनरल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, दैट जनरल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी टेकन एज इक्वल टू स्मॉल आर। किसी भी पॉइंट का जो जनरल डिस्टेंस है वो हम मानेंगे स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि पहला केस है आपका, पहला केस आपका ये है कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर इज एनी जनरल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल टू के क्यू बाई आर। दूसरा, सॉरी, के क्यू बाई आर। दूसरा, पोटेंशियल एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब अगर आप सरफेस पे चले गए तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। और तीसरा पॉइंट कि अगर आप अंदर चले गए, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, इसका मतलब है कि यू आर इनसाइड द स्फीयर, देन आल्सो द पोटेंशियल का फॉर्मूला इज सेम एंड दैट पोटेंशियल विल बी रिटन एज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। इसका मतलब हॉलो स्फीयर के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है, उतना ही उसके अंदर भी पोटेंशियल होता है। इसका मतलब है कि उसके हॉलो स्फीयर के सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दैट विल बी सेम। ठीक है, दैट विल बी सेम। कांस्टेंट का दूसरा मतलब ही होता है सेम, एंड दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू, उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू के क्यू बाई आर। मतलब जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा, उतना ही हॉलो स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो अगर हम पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करें, वी ड्रॉ द पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब पहले पोटेंशियल कांस्टेंट है और ये ऐसे। ठीक है, तो पोटेंशियल यहाँ तक क्या है? पोटेंशियल यहाँ तक कांस्टेंट है, एंड दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आप पहुंच गए तो दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब यू हैव रीच्ड टू द सरफेस, एंड देन दिस पोटेंशियल बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, जल्दी से नोट करो, इसको क्वेश्चन करते हैं। हो गया बच्चों? नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir.
बच्चों हो गया, आप लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, या तुम्हारी आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही है दोस्त, बुरा मत मानना, बहुत दूर से लग रहा है कि जैसा आप बोल रहे हो वैसे आवाज आ रही है। खैर एक क्वेश्चन पे आते हैं सर। मान लीजिए कि ये आपका एक स्फेरिकल शेल है एंड वी हैव अनदर स्फेरिकल शेल दिस वे। ये दो स्फेरिकल शेल हैं एंड बोथ आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। ये दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं। इसका रेडियस आपको बोला गया ए है और इसका रेडियस आपसे बोला गया कि इट्स बी। इस पे जो चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा है, इस पे चार्ज डेंसिटी इज माइनस सिग्मा। ठीक है, दीज आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, टू कॉन्सेंट्रिक spherical shells। ये दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं। तो आपको क्या बताना है? यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। फाइंड नेट पोटेंशियल एट सरफेस ए, फाइंड वी नेट एट स्फीयर 1 एंड 2। ये स्फीयर 1 कह लो और इसको स्फीयर 2 कह लो। तो स्फीयर 1 पे भी आपको नेट पोटेंशियल बताना है और स्फीयर 2 पे भी आपको नेट पोटेंशियल बताना है। तो ध्यान से देखिए सर, पहली बात ये पहले मैं सिखा देता हूँ, उसके बाद दूसरा आप लोग ट्राई करिएगा। देखिए सर, अगर मैं आपके 1 की बात करूं तो 1 पे जो पोटेंशियल होगा, देखो सबसे पहली बात 1 पे अगर पोटेंशियल लिख रहे हो तो 1 पे तो एक खुद का चार्ज है, तो उसका अपना पोटेंशियल होगा, उसके सरफेस पे एक तो अपना पोटेंशियल होगा। साथ साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 के अंदर 1 लाई कर रहा है, तो एक पोटेंशियल इसका 2 के कारण होगा। फिर से समझिए, पोटेंशियल ऑफ 1 विल बी बिकॉज ऑफ इट्स ओन चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ 1 विल बी बिकॉज ऑफ द स्फीयर नंबर 2। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियल 1 का जो होगा वो अपने चार्ज के कारण होगा और साथ साथ पोटेंशियल जो 1 पे होगा वो 2 के कारण भी होगा। तो नेट पोटेंशियल अगर आप 1 पे लिखते हैं, 1 पे अगर आप पोटेंशियल लिखते हैं, तो इससे पहले कि मैं पोटेंशियल लिखूं उससे पहले मैं चार्ज लिख लेता हूं कि चार्ज अगर मैं 1 पे लिखूं तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय द एरिया 4 पाई ए स्क्वायर। सर ये कैसे लिखा आपने? क्योंकि सिग्मा बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका रेडियस ए है तो इट विल बी 4 पाई ए स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम चार्ज 2 लिखें दूसरे वाले पे चार्ज, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई बी स्क्वायर। दीज आर द वैल्यूज ऑफ चार्जेस। अब अगर हम पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल एट 1, तो 1 पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू के क्यू 1 डिवाइडेड बाय ए, जो इसका अपना पोटेंशियल होगा, प्लस ऑफ के क्यू 2 डिवाइडेड बाय बी। समझे ये क्यों लिखा? क्योंकि आपका जो ये फर्स्ट स्फीयर है दैट लाइज इनसाइड द सेकंड स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर सेकंड स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्फीयर सेकंड स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। और आपको मालूम है कि किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू वही होती है जो उसके सरफेस पे होती है। तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए चार्ज वार्ज के लिए। तो k इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ठीक है, प्लस ऑफ k इंटू माइनस ऑफ सिग्मा बिकॉज दिस चार्ज डेंसिटी इज नेगेटिव 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। अब इसको आप यहाँ से a से a उड़ा सकते हैं, b से b को उड़ा सकते हैं और आप फाइनली पोटेंशियल लिख सकते हैं k सिग्मा 4 पाई। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा a माइनस ऑफ b, दिस विल बी योर पोटेंशियल। ठीक है, दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ये तो हो गया सर सरफेस 1 पे। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं सरफेस 2 पे पोटेंशियल की बात करूं तो सरफेस 2 पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ इट्स ओन चार्ज एंड सरफेस 2 पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि ये जो सरफेस 2 है मतलब स्फीयर 2 दैट इज आउटसाइड द स्फीयर 1, ये स्फीयर 1 के बाहर है। तो बिकॉज ये स्फीयर 1 के बाहर है तो इस स्फीयर 1 का भी पोटेंशियल 2 पे होगा। और किसी भी स्फीयर का जो बाहर पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो लिखी जाती है के क्यू डिवाइडेड बाय द बाहर का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्या मतलब सर, क्या बके? तो देखो 2 पे जो पोटेंशियल है तो उसके अपने चार्ज के कारण है के क्यू 2 डिवाइड बाई बी, प्लस 1 के कारण भी है तो इसको आप लिखेंगे के क्यू 1, के क्यू 1 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे? के क्यू 1 डिवाइडेड बाई अगेन बी। अब सर आपने इसका बी क्यों लिखा, इसका रेडियस? बिकॉज ये जो 2 है वो ए के बाहर लाई कर रहा है। तो अगर कोई भी पॉइंट अगर किसी स्फीयर के बाहर लाई करे, इफ अ पॉइंट लाइज आउटसाइड अ स्फीयर, तो अगर कोई भी पॉइंट स्फीयर के बाहर लाई करेगा तो उस पर जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल लिखा जाएगा वो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इसी फॉर्म में लिखा जाएगा ना भाई, उसका जो डिस्टेंस होगा वो लिखेंगे स्मॉल आर की वैल्यू। तो इसलिए हमने ऐसा लिखा है। तो V2 की वैल्यू क्या होगी? आप वैल्यूज पुट कर दीजिए चार्ज वार्ज की। तो k इंटू माइनस ऑफ सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इज b, और उसके बाद प्लस ऑफ k इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई b।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आ जाए वो आंसर है। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ये वैल्यूज होगा किसका, पोटेंशियल का, किस पर, दो स्फीयर्स पर। दिस विल बी द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इफ इट्स डन तो चलिए एक करके मुझे बताइए जल्दी से। इसमें 3 स्फीयर ले लेते हैं हम। चलिए सर, यहाँ पर 3 स्फीयर्स हैं, एज यू कैन सी। तीनों के रेडियाई ए बी सी। इस पे चार्ज प्लस सिग्मा, इस पे चार्ज माइनस सिग्मा, एंड दिस हैज अगेन अ चार्ज ऑफ प्लस सिग्मा। आपको फिर से वही बताना है, इसको स्फीयर 1 कह लो, इसको 2 कह लो, इसको 3 कह लो। तो इस पे सब पे तो नहीं पूछूंगा, मैं पूछ रहा हूँ पोटेंशियल एट 2 और एट द सरफेस ऑफ 2 कितना होगा पोटेंशियल, एंड एट द सरफेस ऑफ 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। आई एम गिविंग यू सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। सॉल्व करो, कोशिश करो, यू कैन सॉल्व। तो सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। सर आ गया पोटेंशियल एट 2। सर पहला स्टेप तो ये करिए कि आप चार्जेस फाइंड कर लीजिए तीनों सरफेस पे। अच्छा मिर्जा, चलो देखते हैं। अब तीनों के सरफेस पे चार्जेस फाइंड कर लीजिए। अगर आप चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ 1 लिखेंगे तो आप लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ 2 विल बी रिटन एज माइनस ऑफ सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, एंड चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ 3 विल बी रिटन एज प्लस ऑफ सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। ये आपके चार्जेस की वैल्यू होगी ए बी सी का।
अब यहाँ के बाद आप पोटेंशियल की वैल्यू लिखे, तो जब आप पोटेंशियल एट 2 लिखेंगे, सेकंड सरफेस पे जब आप पोटेंशियल लिखेंगे, तो सेकंड सरफेस इज आउटसाइड द फर्स्ट स्फीयर, तो फर्स्ट स्फीयर के बाहर है ये, तो आप लिखेंगे KQ1 डिवाइड बाई ए, सॉरी KQ1 डिवाइड बाई बी, क्योंकि फर्स्ट स्फीयर के बाहर है, तो बाहर का जो डिस्टेंस होता है वो लिखा जाता है किसी भी स्फीयर पे, तो प्लस ऑफ KQ2 डिवाइड बाई इसका अपना रेडियस b प्लस ऑफ KQ3 डिवाइड बाई c, because second sphere is outside the first sphere but inside the second third sphere, तो थर्ड स्फीयर के अंदर है, तो अंदर वाले पॉइंट पे जो वैल्यू है वो ऐसे लिखी जाती है, और जो बाहर वाला पॉइंट है उस पर वैल्यू ऐसे लिखा जाता है, तो ये आएगा। तो V2 की वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर दीजिए चार्जेस की वैल्यू, तो आप लिखेंगे सिग्मा 4πa²। अगर आप देखेंगे तो सर सब में k इंटू सिग्मा इंटू 4π कॉमन आ जाएगा सर, बचेगा क्या, ये बचेगा a²/b, ये आएगा सर माइनस ऑफ b²/b, दिस विल बी माइनस ऑफ b²/b, और प्लस ऑफ ये कितना आ जाएगा c²/c। इसका मतलब है कि V2 की वैल्यू अगर आप फाइनली देखें तो 4π k सिग्मा, ये आ जाएगा सर a²/b माइनस ऑफ b²/b दैट इज इक्वल टू b प्लस ऑफ c²/c इज इक्वल टू c। ये आ गया सर आपका पोटेंशियल 2, मतलब पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ 2 ये आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ 3 निकालें, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ 3, तो थर्ड पे जब पोटेंशियल निकालेंगे तो थर्ड का जो सरफेस है दैट इज आउटसाइड द फर्स्ट स्फीयर एंड इट इज आउटसाइड द सेकंड स्फीयर एज वेल, तो थर्ड के लिए जब पोटेंशियल लिखेंगे तो आप लिखेंगे सर KQ1 डिवाइडेड बाय C प्लस ऑफ KQ2 अगेन डिवाइड बाय C प्लस ऑफ KQ3 डिवाइड बाय C, सबके लिए C आएगा सर यहाँ पे। तो पोटेंशियल अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 4π k सिग्मा, ये मैंने पहले ही बाहर कर दिया, ठीक है। ये आपका आ जाएगा सर a²/c माइनस ऑफ b²/c, और ये बचेगा सर आपका प्लस ऑफ c²/c दैट विल बिकम इक्वल टू c, दैट इज c²/c आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नोट कर रहे हैं तो जल्दी करें। हो गया भाई, ठीक है। तो ये तो हो गया सर होल स्फीयर की कहानी ऑफ पोटेंशियल। नाउ लेट अस राइट द पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल की वैल्यू लिखते हैं। तो सॉलिड स्फीयर का जो पोटेंशियल है इनसाइड आउटसाइड एंड सब पे, तो वो लिखते हैं सर। ये मान लीजिए सॉलिड स्फीयर, एंड याद रखिएगा जिस भी स्फीयर की बात हो रही है दे आर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स। ये हमारा सॉलिड स्फीयर एंड लेट अस अज्यूम कि दिस सॉलिड स्फीयर हैज द रेडियस ऑफ कैपिटल R। इस सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है वो R है। तो सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में यही फर्क है कि सॉलिड स्फीयर में जो चार्जेस होंगे वो कहाँ होंगे, तो चार्जेस वुड बी एट द सेंटर इनसाइड द स्फीयर एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। चार्जेस अंदर भी होगा और सरफेस ऑफ द स्फीयर पे भी होगा, चार्जेस अंदर भी होगा और सरफेस ऑफ द स्फीयर पे भी होगा, ठीक है। एंड लेट अस अस्यूम दैट द टोटल चार्ज इज Q। मान लीजिए कि फिर से टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज इज Q, मतलब अंदर और बाहर मिला के जो टोटल चार्ज है दैट इज इक्वल टू Q। तो इसमें भी अलग अलग पोजीशंस होते हैं जिस पर आप पोटेंशियल निकालते हैं। इसमें पहला पॉइंट जहां पर आप पोटेंशियल निकालेंगे दैट विल बी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, दैट मींस आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल आप लिखेंगे तो दैट विल बी अगेन KQ/R, जैसे कि आपका होलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल में आया था, द सेम यू विल गेट द पोटेंशियल एट फॉर द सॉलिड स्फीयर आल्सो आउटसाइड द सरफेस। दूसरा, अगर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, दैट मींस इफ यू आर एट द सरफेस, तो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ठीक है। तीसरा पॉइंट R लेस देन कैपिटल R, मतलब स्मॉल r की जो वैल्यू है वो कैपिटल R से छोटी होगा, तो उस केस में जो पोटेंशियल लिखा जाएगा आपका पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल विल बी रिटन एज इक्वल टू K into Q डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3R स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल r स्क्वायर। यह आपको पोटेंशियल की वैल्यू होगी सेंटर पे, सॉरी सेंटर कह रहा हूँ, ये आपके पोटेंशियल की वैल्यू होगी कहां पर, इनसाइड द स्फीयर, KQ डिवाइडेड बाय 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल r स्क्वायर, वेयर स्मॉल r
इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर है, यहाँ पर कोई पॉइंट है स्मॉल r दूरी पर, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू kq डिवाइडेड बाय 2r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3r स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल r स्क्वायर। इस केस में एक बात याद रखिएगा कि इस केस में आपको अगर मैं कहूँ एट सेंटर, अगर आप स्फीयर के सेंटर पे हैं तो सेंटर पे एट सेंटर स्मॉल r विल बी इक्वल टू 0। अगर स्मॉल r की वैल्यू 0 हो गई तो kq डिवाइडेड बाय 2r क्यूब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3r स्क्वायर सेंटर पर। तो ये अगर आप देखेंगे सेंटर पर तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी सर 1.5 टाइम्स ऑफ kq डिवाइडेड बाय r। सी वेदर यू आर कन्विंस्ड विद दिस और नॉट। ठीक है, और अगर मैं इसी में पोटेंशियल एट सरफेस निकालूं, एट सरफेस, तो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है कि सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो ऑलरेडी आपको पता है kq बाय r, और सेंटर पे जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू 1.5 kq बाय r। तो अनडाउटेडली मैं ये कह सकता हूं कि सेंटर का जो पोटेंशियल है वो 1.5 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस। अनडाउटेडली मैं ये कह सकता हूं कि सेंटर पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस। सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसका 1.5 टाइम्स है। इसका मतलब कि सॉलिड स्फीयर में मैक्सिमम जो पोटेंशियल होता है वो उसके सेंटर पे होता है, एंड एज यू गो टुवर्ड्स द सरफेस और यू गो अवे फ्रॉम द सरफेस द पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीजेस। क्लियर? इसका इसीलिए इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे कभी, अगर आपने कभी ग्राफ देखा हो या कभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपकी किस्मत अच्छी रही तो डायरेक्टली ग्राफ ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई इस केस में ग्राफ कैसा होएगा। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ, तो आप ग्राफ ऐसे देखेंगे कि ये पहले ऐसा होगा ग्राफ, फिर ऐसा होगा। ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ पर v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। दिस इज एट द सेंटर, यहाँ पर स्मॉल r इज इक्वल टू 0 एंड दिस पोटेंशियल एट द सेंटर इज 1.5 टाइम्स ऑफ kq डिवाइडेड बाय r। दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस व्हिच इज इक्वल टू kq डिवाइडेड बाय r। दिस विल बी द ग्राफ फॉर द पोटेंशियल। ठीक है सर, नोट करिए इसको। पहले ये पैराबोलिक होता है, उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता है। हो गया क्या? ठीक है, अगर पोटेंशियल समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन छोटा सा करके मुझे बता दीजिए जल्दी से कि सर ये आपका एक सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर में टोटल चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू क्यू। इस सॉलिड स्फीयर का जो टोटल चार्ज है दैट टोटल चार्ज भी इक्वल टू क्यू, और इसका जो रेडियस है वो मान लीजिए कि आर है और इस पर पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब दिस सॉलिड स्फीयर हैज अ पॉजिटिव चार्ज क्यू। ठीक है, दीज आर द पॉजिटिव चार्जेस ऑन solid sphere and the total charge on the surface is q, मतलब total charge all over the sphere is q। अब आपसे ये बोला गया कि सर यहाँ पर एक चार्ज है, इस चार्ज का नाम है सर कैपिटल क्यू। ऐसा नहीं कि कैपिटल क्यू लिख दिया तो वो चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी ही, ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। ये कैपिटल क्यू चार्ज है एंड दिस चार्ज कैपिटल क्यू इज एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से डिस्टेंस ऑफ इक्वल टू, ये मान लो इसका रेडियस 2r मान लेते हैं। इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r इनिशियली। ठीक है, और इस चार्ज को हमें यहाँ से फेंकना है। दिस चार्ज हैज टू बी थ्रोन फ्रॉम हेयर टुवर्ड्स द सेंटर। तो आपको बताना है कि ये r पे है, अगर इसको r/2 पे पहुंचाना है, r/2 पे, इस सेंटर से ये कहाँ पहुंचाना है आपको, r/2 पे।
तो यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचाने के लिए, व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन दिस स्फीयर, इस स्फीयर पे कितना वर्क हमें करना पड़ेगा इन मेकिंग इट मूव फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको इस स्फीयर को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचाना है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन मूविंग इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, सी वेदर यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन और नॉट। फिर से क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत है क्या सर? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आपको वर्क निकालना है इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हो जाएगा क्या आप लोगों से? चलो मैं हिंट दे देता हूँ सर। वर्क का बेसिक मतलब होता है कि यू कैन सिंपली, हाउ हाउ विल यू, ठीक है ट्राई करो बट इस बात को समझो, हाउ विल यू डू दैट। तो वर्क डन कैन बी रिटन एज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसका किसका? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप ये कर सकते हो तो यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। आपको दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है और उसको क्या कर देना है, उसको पोटेंशियल की वैल्यू लिख के उसको आपका डिफरेंस लेना है और उसको जिस चार्ज को आपको मूव कराना है उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए उससे। डन। अच्छा साहब, तो चलिए मैच करिए आंसर अपने, आपने का जो आंसर आया है और मेरा जो यहाँ पर आंसर आएगा उसको मैच करिए। तो सर पहली बात तो हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, अगर कोई भी एक स्फीयर है तो उसके किसी भी जनरल पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है, तो दैट पोटेंशियल वाज इक्वल टू, हमने अभी पढ़ा था, के क्यू डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस का क्यूब इनटू 3r स्क्वायर माइनस ऑफ छोटा आर स्क्वायर। यही लिखा था ना शायद, देख लो फॉर्मूला एक बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इज दिस द फॉर्मूला दैट वी हैव जस्ट रिटन? ठीक है, तो इन द फर्स्ट प्लेस व्हेन द एट पॉइंट ए व्हेन द चार्ज इज एट पॉइंट ए पे अगर आपका चार्ज है तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? के इनटू क्यू ऑफ द स्फीयर। क्यू इज द चार्ज ऑफ द स्फीयर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे आप? के क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस। रेडियस की वैल्यू कितनी होगी? 2r का क्यूब। दिस इज द रेडियस। अब रेडियस r नहीं है, रेडियस कितना है? तो रेडियस इज 2r, तो 2r का क्यूब लिखिएगा। अब 2r का क्यूब लिख दिया, उसके बाद आगे क्या लिखेंगे आप? तो 3r स्क्वायर, फिर से रेडियस का स्क्वायर, तो 3 इंटू 2r का स्क्वायर माइनस ऑफ इनिशियल जो पोजीशन है दैट इज एट r, तो इसका r का स्क्वायर लिखेंगे आप। मतलब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R का स्क्वायर लिखेंगे आप। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। अब देखिए सर, इसको सॉल्व करिए तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 का क्यूब इज 8, 8 टू द 16, तो के क्यू डिवाइडेड बाय 16 r क्यूब इनटू, यहाँ पर आप करेंगे तो 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 टू द 12, 12 r स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर। मतलब ये हो गया सर आपका पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू के क्यू 16 r क्यूब, और ये कितना सर? ये आप कितना लिखेंगे? तो 16 r क्यूब दैट इज 11 r स्क्वायर।
इसका मतलब सर पोटेंशियल एट ए विल बी रिटन एज इक्वल टू 11 k q डिवाइड बाय 16 r. दिस विल बी द पोटेंशियल एट ए. ये पोटेंशियल आपका कहां पर मिलेगा? तो दिस विल बी द पोटेंशियल एट ए. इसी तरह से सर अगर आप पोटेंशियल एट बी आपको निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट बी, बी पे कितना पोटेंशियल है, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए फिर से ये फॉर्मूला यूज करिए, के क्यू डिवाइड बाय, इसको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं आप 16 आर क्यूब, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 12 आर स्क्वायर. इसमें कोई बदलाव नहीं है. बदलाव कहां पर आएगा? तो यहाँ पर आएगा. ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू कितना? तो दैट इज इक्वल टू r बाय 2. तो ये लिखा जाएगा r बाय 2 का स्क्वायर. ये बदलाव है. क्लियर? तो इसको आप कितना लिखेंगे? पोटेंशियल एट बी विल बी रिटन एज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय 16 आर क्यूब इनटू 12 आर का स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाय 4. अब इसको सॉल्व करिए यहाँ से. अब इसको जो भी सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करके जो भी आ जाएगा पोटेंशियल एट बी, तो दिस इज इक्वल टू 48. तो 47 थोड़ा गंदा सा रिजल्ट बन रहा है, बट जो भी बन रहा है 47 के क्यू डिवाइडेड बाय, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 64 आर. ये मेरे हिसाब से बनेगा पोटेंशियल एट बी. प्लीज देख लेना मैं सिंप्लीफिकेशन मेरी सही हो, अगर सही नहीं है तो प्लीज उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा. तो ये पोटेंशियल आ गया. नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, यू जस्ट हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ दीस टू पोटेंशियल्स. इन दोनों पोटेंशियल का आप डिफरेंस ले लीजिए और डिफरेंस लेके आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? जिस चार्ज को आपको मूव कराना है, दैट मींस जस्ट मल्टीप्लाइड विद कैपिटल क्यू. अगर आप इसको कैपिटल क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी सर. ठीक है सर. तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट. मैंने इसको इरेज कर दिया भाई. किसी को नोट तो नहीं करना था? किसी में है भी कोई या नहीं? मिर्जा एंड शिबा, आप दोनों को नोट तो नहीं करना था ये? अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है चलिए. तो ये तो हो गया सर पोटेंशियल का खेल. पोटेंशियल पोटेंशियल ये बात हो गई. अब नाउ वी मूव टू द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता क्या है सर? तो आपको मालूम है कि किसी भी फील्ड के अंदर अगर हम किसी चार्ज को मूव कराएंगे इधर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन और अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो आप किसी चार्ज को मूव कराइए अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन मूव कराइए या अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मूव कराइए. तो अगर आप चार्ज को अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन मूव कराएंगे तो उस केस में आपको वर्क करना पड़ेगा. और जितना भी आप वर्क करते हैं किसी भी चार्ज पे या चार्ज सिस्टम पे, ठीक है, दैट होल ऑफ द वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन दैट चार्ज और चार्ज सिस्टम, एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. उसी एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दो चार्ज सिस्टम क्या होता है? तो अगर मान लीजिए कि वी हैव टू चार्ज सिस्टम Q1 Q2 और इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर R है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का लिखा जाएगा दैट विल बी इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R. अब इसमें एक बात याद रखिएगा, ये जो चार्जेस है सर, इफ द चार्जेस आर पॉजिटिव तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव. अगर दोनों चार्जेस निगेटिव होंगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो है वो पॉजिटिव होगी. मतलब अगर चार्जेस आर लाइक चार्जेस तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और चार्जेस अगर अनलाइक हैं तो उस केस में अनडाउटेडली पोटेंशियल एनर्जी वुड बी नेगेटिव. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज, वेदर द चार्जेस आर लाइक चार्जेस और चार्जेस आर अनलाइक चार्जेस. डिपेंडिंग ऑन दैट फैक्ट आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है. क्लियर? आपको जो जनरली याद रखना है वो दो चार्ज के लिए एनर्जी याद रखनी है. ठीक है. अगर आपको दो चार्ज की एनर्जी पता है तो आप किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए एनर्जी लिख सकते हैं. पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए आप एनर्जी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि ये इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन प्लेसिंग द चार्ज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इफ यू प्लेस द चार्ज ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल सच दैट ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है. मान लीजिए कि ये चार्ज Q1 है, ये मान लीजिए माइनस Q2 है और ये प्लस Q3 है, और इसमें अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका है कि भाई आप पेयर देख लें, कितने पेयर फॉर्म हो रहे हैं, पेयर्स, जोड़ा. आप पेयर देख लें कि कितने पेयर फॉर्म हो रहे हैं, और हर पेयर के लिए आप KQ1 Q2 वाला फॉर्मूला लगाते जाइए, आपको जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पता चल जाएगी. क्या मतलब है सर? जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो वी आर हैविंग 3 पेयर, है ना. यू कैन सी दैट कि वी आर हैविंग 3 पेयर्स, 3 पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है. एक Q1 Q2 के बीच में, एक Q2 Q3 के बीच में, और एक Q1 और Q3 के बीच में. देयर आर 3 पेयर्स दैट इज फॉर्मिंग हियर. तो 3 पेयर फॉर्म हो रहे हैं, तीनों पेयर को आप अप्लाई कर लीजिए. तो आप क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी? तो दैट विल बी रिटन एज KQ1 Q2, बट Q2 इज नेगेटिव, हेंस देयर विल बी अ नेगेटिव साइन. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन. ठीक है. चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो क्या लगा दीजिए? नेगेटिव साइन. ठीक है. दिस इज हाउ यू विल यूज. डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय R1.
उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय R2। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फिर से माइनस ऑफ के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R3। ये आपके पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी। मतलब अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं, ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम है विच हैज मोर देन वन चार्ज, तो उसमें आपको करना क्या है, उसमें सर आपको हर चार्ज के लिए आपको हर पेयर के लिए इंडिविजुअली एनर्जी लिखनी है, और उन सबका जो सम होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आई होप ये हो गया होगा। ये लिख लिया है सर आप लोगों ने? तो एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे करके बताइए, ये लिख लिया ना आप लोगों ने? ठीक है, तो सर मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन करके मुझे बताइए, देखता हूँ मैं कि कितने आपको बात समझ में आती है। एक छोटा सा सवाल है मेरा कि सर मान लीजिए कि वी हैव अ स्क्वायर, लेट अस से वी हैव अ स्क्वायर इन द साइड लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर इज ए। यहाँ पर चार्जेस है, यहाँ पर चार्ज है, मान लीजिए Q है, यहाँ पर -2Q है, यहाँ पर 4Q है, और यहाँ पर Q है। आपको लिखना है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम। मतलब ये जो चार्ज सिस्टम आपको दिख रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू हैव टू राइट। लिखिए। सर आंसर बताइए। आप लोग सॉल्व करिए, मैं 3-4 मिनट में वापस आता हूँ। आप लोग सॉल्व करिए, डोंट डिस्कनेक्ट, आई विल बी बैक इन 3 to 4 minutes।
हाँ जी बच्चों, हो गया आप लोगों से? मिर्जा एंड शीबा रियाज, कुड यू सॉल्व दिस? चलो देखते हैं। भाई यहाँ पर मुझे एक बात बताइए कि सर अच्छा ठीक है मिर्जा, मुझे एक बात बताओ, हाउ मेनी पेयर डिड यू सी इन दिस केस? हाउ मेनी पेयर ऑफ चार्जेस यू इज विजिबल इन दिस सिचुएशन? कितने पेयर्स हैं? 6। वेरी गुड। तो अगर ये 6 पेयर हैं तो 6 के लिए आप you write the potential energy for each pair and the sum of all the potential energy would be equal to the potential energy of the system. तो अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? तो सर यहाँ पर पहले वाली हो जाएगी k इंटू क्यू इंटू माइनस ऑफ 2q डिवाइडेड बाई कितना? तो डिवाइड बाई a, दिस इज वन ऑफ द पेयर। उसके बाद जब आप लिखेंगे तो प्लस ऑफ k इंटू माइनस ऑफ 2q इंटू 4q, ठीक है, डिवाइडेड बाई अगेन a। ये जो एज पे रखे हुए हैं 4 उसके लिख रहे हैं हम, k इंटू क्यू इंटू 4q डिवाइडेड बाई अगेन a प्लस ऑफ k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई a प्लस ऑफ उसके बाद डायगोनल वाले, तो डायगोनल वाला पेयर k इंटू क्यू इंटू माइनस ऑफ 2q डिवाइडेड बाई रूट 2a and this again I have one more diagonal this is one more diagonal of the square। तो इसके लिए अगर आप लिखेंगे तो प्लस ऑफ k into q into 4q divided by root 2a, these are the values of the potential energy of the every pair of the charges and the sum of all these will be equal to the net potential energy of the system। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं सर, देखें आप लोगों को कितना समझ में आता है। एक और क्वेश्चन ऐसा है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, शिवा रियाज मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि मान लीजिए इफ यू हैव अ क्यूब लाइक दिस, ये एक क्यूब है and on the vertices of the cube I am placing the charge and on the vertices of the cube I am placing the charges, ठीक है। ये क्यूब, इसके वर्टिसेस पे हम चार्ज प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्यूब, इसके वर्टिसेस पे आई एम प्लेसिंग द चार्ज। देखो तुम लोगों से होता है या नहीं, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर माइनस ऑफ क्यू, ठीक है, चार्जेस आर देयर। ये मान लीजिए क्यू, यहाँ पर फिर से माइनस ऑफ क्यू, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर माइनस ऑफ क्यू, यहाँ पर फिर से क्यू, तो यहाँ पर माइनस ऑफ क्यू एंड द साइड लेंथ ऑफ दिस क्यूब इज ए। इस क्यूब का जो साइड लेंथ है वो ए है, इस क्यूब का जो साइड लेंथ है वो ए है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस क्यूब। क्यूब का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? चलो हरी अप, देखो कितने पेयर बनेंगे यहाँ पर। अगर आपको पेयर ऐसे दिक्कत होती है, ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो याद रखिएगा, एक मैथमेटिक्स का एक सीधा सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पेयर इज रिटन एज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस है कि कितने वर्टेक्स हैं, ठीक है, उससे आप नंबर ऑफ पेयर निकाल सकते हो, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। मैथ्स में ये पढ़ाया जाता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम के चैप्टर में, NC2 कहते हैं इसको। तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इज द नंबर ऑफ पेयर दैट विल फॉर्म इन दिस केस, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको, लिखिए, करिए सर, करिए, कोशिश करिए। पहली बात, कितने पेयर फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर? हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन दिस केस? 16 पेयर? नहीं, मिर्जा 16 पेयर नहीं बनेंगे यहाँ पर। फिर से देखो, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर, देखो कितने वर्टेक्स है यहाँ पर। क्यूब है तो कितना वर्टेक्स होता है? वर्टेक्स, कितने कोने निकले हुए हैं? सर यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेयर बनेंगे दैट वुड बी 28। देखो रखे यहाँ पर n की वैल्यू 8 लिखो, यहाँ पर 8, तो 8 इंटू 7 हो जाएगा ये, क्योंकि 8 माइनस 1 विल बी 7, तो 56 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 28। तो नंबर ऑफ पेयर विल बी 28, समझे? नंबर ऑफ पेयर कितना बनेगा बालक? 28।
अब देखिए 28 के लिए अगर हम लिखते हैं तो समझना पड़ेगा सर 28 लिखते हैं कैसे, इतना इतना ज्यादा पेयर के लिए हम कैसे लिखें सर, 28 टाइम्स हम लिखते रहेंगे। तो थोड़ी सी अगर अकल लगाओगे तो थोड़ी सी अकल लगा के ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपके जीवन में। देखिए कैसे, अगर आप देखें तो ये सर एक पेयर, ये दूसरा, ये आपको देखिए एज पे रखे हुए चार्जेस 1 2 3 4, ये 4 पेयर दिखाई दिए आपको, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 12 जो पेयर दिखाई दे रहे हैं आपको, वो तो एज पे रखे हुए चार्जेस का पेयर हो गया। ठीक है, एज पे रखे हुए चार्जेस का पेयर अगर लोगे तो 12 पेयर दिखाई देंगे आपको, 12 पेयर। तो आप पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एज पे रखे हुए चार्ज। अच्छा, एज पे अगर आप देखो तो एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। एज पे कोई सा भी एज आप देख लो, कोई सा भी एज कंसीडर कर लो, अगर आप ध्यान से देखो तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा है, तो दूसरा नेगेटिव है। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, k इंटू क्यू इंटू माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस a मल्टीप्लाइड बाई 12। डिड यू अंडरस्टैंड? 12 से क्यू मल्टीप्लाई किया, एक का लिखो और 12 से मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद सर, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वेयर फ्रॉम यू विल गेट द अनदर पेयर्स। तो दूसरे पेयर्स आपको कहाँ से मिलेंगे सर? तो दूसरे पेयर आपको कहाँ से मिलेंगे, तो देखिए ये आप देखें तो हर फेस पे एक एक डायगोनल दिखाई दे रहा होगा आपको, हर फेस पे बेसिकली दो दो डायगोनल। देखिए जिसको हम फेस डायगोनल कहते हैं, तो ईच फेस हैज 2 डायगोनल्स। और क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं, तो 6 फेस होते हैं। अगर क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं तो कितने डायगोनल हो गए सर, 12। ठीक है भाई, एक फेस पे 2 डायगोनल, तो 6 फेस पे कितना डायगोनल, 12 डायगोनल। ठीक है, तो देयर विल बी 12 डायगोनल्स। अच्छा, अगर डायगोनल के अलोंग आप देखेंगे तो ये एक माइनस क्यू है, तो यहाँ ही माइनस क्यू है। ठीक है, डायगोनल अलोंग द डायगोनल देखें तो दोनों चार्ज लाइक चार्जेस हैं, दोनों या तो नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, और ये क्या लिखा जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2a मल्टीप्लाइड बाई बार। ठीक है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2a मल्टीप्लाइड बाई बार। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद सर कहां पर पेयर बन रहा है, कोई आइडिया? क्यूब में आप लोगों ने बॉडी डायगोनल सुना है क्या, बॉडी डायगोनल? हैव यू हर्ड अबाउट बॉडी डायगोनल? सर ये अगर आप देखें, ये और ये यहां से यहां तक एक डायगोनल बनेगा जिसको हम बॉडी डायगोनल कहते हैं। और किसी भी क्यूब के अंदर बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, तो रिमेंबर किसी भी क्यूब के अंदर जो बॉडी डायगोनल होते हैं वो बॉडी डायगोनल 4 होते हैं। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है रूट 3 है, मल्टीप्लाइड बाय कितना करोगे, 4। बट इस केस में याद रखो, इस केस में अगर आप बॉडी डायगोनल में देखो तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस आएगा। बॉडी डायगोनल में देखो कहां कहां पर बॉडी डायगोनल बन रहा है, मैं बता देता हूँ, गोल कर देता हूँ। ये ठीक है, ये बॉडी डायगोनल। फिर इसी तरह से और बॉडी डायगोनल देखिए, ये और ये बॉडी डायगोनल। ठीक है, इसी तरह से और बॉडी डायगोनल देखिए, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज बॉडी डायगोनल। तो दीज आर फॉर्मिंग द बॉडी डायगोनल्स। अब इन सब का सम करेंगे तो यू विल गेट द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वेरी गुड, तो ये तो पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाल लिया। दिस इज हाउ वी फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉइंट चार्ज सिस्टम। कि अगर पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, भाई आप पेयर देख लीजिए कितने पेयर बने, और सारे पेयर के लिए आप इंडिविजुअली पोटेंशियल एनर्जी लिखते जाइए और फिर उसका सम ले लीजिए, तो यू विल गेट द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये तो हो गया बेसिक सा कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसके आगे बढ़ते हैं सर इसी पे। अब देखिए सर, इसमें पोटेंशियल एनर्जी में आगे फर्दर अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल की भी बात कर लेते हैं साथ साथ। तो देखो, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने किसी डाइपोल को रख दिया, इफ यू हैव प्लेस्ड अ डाइपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज यूनिफॉर्म, एंड इन दिस यू हैव प्लेस्ड अ डाइपोल, this is minus q and this is plus q, ठीक है, at some angle of theta, and if you make it to rotate inside this electric field, एक मिनट रुकिएगा लाइन, एक मिनट रुकिएगा।
अब देखिए सर, अगर आपने इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, अगर इस डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करोगे तो सर आपको वर्क करना पड़ेगा, और जितना आप वर्क करोगे दैट विल बी स्टोर्ड इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा 2, ये होती है सर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर थीटा 1 इज द एंगल, initial angle of the dipole with the electric field, and theta 2 is the final angle of the dipole with the electric field. याद रखिएगा, theta 1 and theta 2 are the angles between P and E. अच्छा, इस केस में एक बात और समझते हैं कि अगर मान लीजिए सर, अगर मान लीजिए कि आपका जो डाइपोल है वो इस तरह से रखा हुआ है सच दैट कि इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, मतलब डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, मतलब आप डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं फ्रॉम 90 डिग्री टू एंगल विच इज थीटा। तो इस केस में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आप लिखेंगे cos ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ cos ऑफ थीटा। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में आप सिंपली लिख सकते हैं माइनस ऑफ पीई cos थीटा। याद रखिए कि अच्छा सर, आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस ऑफ पी cos थीटा यूज करना है या पी cos थीटा 1 और माइनस ऑफ cos थीटा 2 यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें कैसे समझ आएगा। तो आपको एक बात याद रखनी है सर कि अगर आपका कोई भी इनिशियल वैल्यू ऑफ एंगल गिवन नहीं है, इफ देयर इज नो इनिशियल एंगल गिवन टू यू, तो उस केस में आपको हमेशा याद रखना है कि आपको इनिशियल एंगल कहां पे मान लेना है, तो यू हैव टू टेक द इनिशियल एंगल एट एग्जैक्टली एट 90 डिग्री। आपको इनिशियल एंगल 90 डिग्री पे अज्यूम कर लेना है। अगर आपको कोई इनिशियल एंगल गिवन नहीं है तो टेक द इनिशियल एंगल एट 90 डिग्री, और जो आपका फाइनल एंगल होगा वो जो भी थीटा होगा उसको आप कंसीडर करेंगे फाइनल एंगल एज योर फाइनल एंगल। ठीक है, और अगर आपको इनिशियल एंगल गिवन है, ठीक है, अगर आपसे ये बोला गया कि द डाइपोल हैज बीन रोटेटेड फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, तो उस केस में आपको इनिशियल एंगल 30 डिग्री कंसीडर करना है और जो फाइनल एंगल है वो 45 डिग्री अज्यूम कंसीडर करना है। और अगर वो गिवन नहीं है तो फिर तो आपको सर ऐसे कंसीडर करना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात इस केस में याद रखिएगा कि आप लोगों को शायद बताया गया होगा उस वाले चैप्टर्स में, पोटेंशियल एनर्जी वाला जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा उसमें आपको इक्विलिब्रियम बताया गया होगा, इक्विलिब्रियम, और कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, व्हाट आर द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, वो शायद आपको बताया गया होगा जहां तक मुझे पता या मुझे समझ में आता है। तो इक्विलिब्रियम याद रखिएगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वन इज स्टेबल, अनदर वन इज अनस्टेबल एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रल। सुना है कभी आप लोगों ने? 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक का नाम होता है स्टेबल, दूसरे का नाम होता है अनस्टेबल, तीसरे का नाम होता है न्यूट्रल। 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आप हमेशा याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है, इफ यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो जो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम बेसिकली कौन सा होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर यू निगेटिव है तो इस केस में याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी अगर निगेटिव है तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा, दिस इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इफ द पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तो इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल होगा। अगर इसी में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाए तो इक्विलिब्रियम कैसा होएगा आपका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव तो इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हमारा हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वन इज स्टेबल एंड अनदर वन इज अनस्टेबल। तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय the value of potential energy, whether the potential energy is positive or potential energy is negative, that will decide the type of equilibrium। इसमें क्वेश्चन में बन जाता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको डाइपोल गिवन है, आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई डाइपोल बताओ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये आपसे पूछ लिया जाता है। चले रहे, इस कंडीशन को याद रखिएगा आप कि आपका पोटेंशियल एनर्जी जब पॉजिटिव होगा तो इक्विलिब्रियम कैसा होएगा, इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल, और जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होएगा तो इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल। इसको नोट करिए, आगे बताता हूँ कुछ और चीजें। हो गया सर?
ठीक है, तो ये तो हो गया सर हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल की कहानी ये है सर। आगे बढ़ते हैं सर। अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी दो डाइपोल गिवन है, इफ यू हैव टू डाइपोल गिवन इन अ रीजन, और दो डाइपोल के बीच में अगर आपसे फोर्स पूछा जाए एंड दे आस्क यू द फोर्स बिटवीन द टू डाइपोल्स, तो अगर आपको दो डाइपोल के बीच का फोर्स पूछा जाए, मान लीजिए कि ये एक डाइपोल है आपका, लेट द डाइपोल मोमेंट इज P1, और दूसरा डाइपोल है, लेट द डाइपोल मोमेंट इज P2, मतलब एक P1 है और ये दूसरा डाइपोल है P2। ठीक है, और इसका आपको फोर्स पूछा जाए, तो एक फॉर्मूला हमने इस फोर्स को पहले भी देखा था कि इस फोर्स का जो एक फॉर्मूला था दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस क्लासेस आल्सो, कि एक फॉर्मूला हमने लिखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है वो आपको, तो आप लिखेंगे P इंटू डी बाई डी एक्स। ये भी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अगर दूसरा दूसरा इसमें कौन सा फॉर्मूला है सर, कैसे हम कर सकते हैं इसका इलेक्ट्रिक ये फाइंड? तो देखिए P1 और ये P2 है, P1 और P2। तो इस केस में आप डाइपोल के बीच में लगने वाले फोर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स याद रखिएगा, फोर्स कैन बी रिटन एज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dr या du बाई dx, जो भी कह लें आप। क्या मतलब है सर? भाई आपको फिर से ये मैं बताऊं तो आपको चैप्टर एनर्जी वाला, वर्क एनर्जी वाला चैप्टर क्लास 11th वाले पोर्शन में ये कराया गया होगा कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ या नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता है। फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता है। अब ये सर कैसे लिखा जाएगा, तो हाउ विल यू राइट दैट? तो इसको लिखने का तरीका क्या है सर? तो इसको लिखने का तरीका ये है कि साहब आपका अगर ये दो डाइपोल है, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात सोचो और सोच के बताओ कि अगर मुझे फोर्स निकालना है P2 पे, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि P2 इज बेसिकली इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P1? सोच के देखो, क्या मैं कह सकता हूँ कि P2 P1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में है? टेल मी यस और नो। भाई P1 अगर कोई डाइपोल है P1, तो P1 जो ये डाइपोल है ये P1, इस P1 का ये एक्सियल पॉइंट है या नहीं है? अगर ये P1 का एक्सियल पॉइंट है, P1 का ये एक्सियल पॉइंट है, तो ये जो डाइपोल P2 है वो कहाँ रखा हुआ है? तो ये जो डाइपोल P2 है वो इसका एक्सियल पॉइंट पे ही तो रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि P1 के एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो लिख दी जाए यहाँ पर। तो P1 की यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो लिखा जाए, और लिख के हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल P2 इन द फील्ड ऑफ P1। तो पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे लिखेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका माइनस ऑफ P2 इंटू ई इंटू कॉस थीटा। ई किसके कारण? अच्छा इसमें याद रखिएगा आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन दैट ए अजम्पशन है हमारा। तो माइनस ऑफ P2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी एक्सियल पॉइंट पे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है एक्सियल पॉइंट पे होती है ट्वाइस ऑफ के इंटू P1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। कॉस थीटा में थीटा क्या चीज है? डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो P2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, और जो डाइपोल है P1 उसका भी डायरेक्शन यही है, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो कॉस 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ डी बाई डी आर ऑफ माइनस ऑफ दिस वैल्यू विच इज ट्वाइस ऑफ के P1 P2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो फोर्स की वैल्यू आप लिखेंगे प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ के P1 P2, ये सब कांस्टेंट है, आपको सिंपली डी बाई डी आर ऑफ आर टू द पावर -3 करना है। भाई नीचे से ऊपर ले जाओगे तो -3 हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के P1 P2, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -r टू द पावर -4। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कुछ गलती किया, -3, ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 6 के P1 P2 डिवाइडेड बाय r टू द पावर 4। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स। देखो क्या समझ में आया तुम्हें, क्या नहीं आया, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स।
हो गया। तो चलिए सर, आज यहीं तक पोटेंशियल एनर्जी वाला पोर्शन आपका ऑलमोस्ट निपट गया है। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर और कैपेसिटेंस से स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर, तो इस पे